एक बार एक शेर का बच्चा जंगल में खो गया। वह भटकता हुआ एक भेड़ों के झुंड के पास पहुंचा। भेड़ों ने उसे देखा और उस पर दया करके उसे अपने झुंड में शामिल कर लिया। शेर का बच्चा भेड़ों के साथ पलने लगा और उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगा। समय बीतता गया और शेर का बच्चा बड़ा हो गया। वह भेड़ों की तरह घास खाता, उनकी तरह बोलता और उनकी तरह डरता। उसे यह भी याद नहीं था कि वह एक शेर है। वह खुद को एक भेड़ समझने लगा। एक दिन एक बूढ़ा शेर उस झुंड के पास से गुजरा। उसने शेर के बच्चे को भेड़ों के साथ देखा और हैरान रह गया। वह शेर के बच्चे के पास गया और उसे गर्जना करने के लिए कहा। शेर का बच्चा डर गया और बोला, मैं एक भेड़ हूं, मैं गर्जना नहीं कर सकता। बूढ़े शेर ने उसे एक तालाब के किनारे ले जाकर पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाया। शेर के बच्चे ने देखा कि वह एक शेर है, न कि भेड़। बूढ़े शेर ने उसे गर्जना करने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले तो शेर का बच्चा डरा, लेकिन फिर उसने गर्जना की। उसकी गर्जना सुनकर भेड़ों का झुंड डरकर भाग गया। शेर के बच्चे को एहसास हुआ कि वह एक शेर है, न कि भेड़। उसने अपनी वास्तविक पहचान को पहचाना और उसे जीना शुरू कर दिया। कहानी का विस्तार। इस कहानी के पीछे गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। शेर का बच्चा उन लोगों का प्रतीक है जो अपनी वास्तविक पहचान और क्षमताओं से अनजान होते हैं। भेड़ों का झुंड समाज और वातावरण का प्रतीक है जो हमें हमारी वास्तविक प्रकृति से दूर कर देता है। एक शेर के बच्चे का प्रतीकवाद। शेर का बच्चा उन लोगों का प्रतीक है जो अपनी वास्तविक पहचान और क्षमताओं से अनजान होते हैं। वे समाज और वातावरण के प्रभाव में आकर खुद को कुछ और समझने लगते हैं। दो भेड़ों के झुंड का प्रतीकवाद। भेड़ों का झुंड समाज और वातावरण का प्रतीक है जो हमें हमारी वास्तविक प्रकृति से दूर कर देता है। यह हमें हमारी क्षमताओं और पहचान को भूलने के लिए मजबूर करता है। 3 बूढ़े शेर का प्रतीकवाद। बूढ़ा शेर एक गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक का प्रतीक है जो हमें हमारी वास्तविक पहचान और क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है। वह हमें हमारे भीतर के सत्य को देखने के लिए प्रेरित करता है। सीख। एक आत्मजागरण। यह कहानी हमें आत्मजागरण की ओर ले जाती है। हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और उन चीजों को पहचानना चाहिए जो हमारे आस का नाटक करने लगी। पढ़ें खरगोश, तीतर और धूर्त बिल्ली पंचतंत्र की कहानी। यह सुन एक पंच बोला, कोई बात नहीं। तुमने जो कंकड़ निकाला था, अब उसे पहचानना संभव नहीं है। ऐसा करो, जमींदार के दूसरे थैले में कंकड़ निकाल लो। वह जिस रंग का हुआ, उसके विपरीत रंग का कंकड़ ही तुमने पहले निकाला होगा। सभी पंच इस बात पर सहमत हो गए। इधर ये सुनकर जमींदार के होश उड़ गए। लेकिन अब वह क्या कहता? पासा पलट चुका था। वह चुप ही रहा। किसान की बेटी ने जब थैले में से कंकड़ निकाला तो वह काले रंग का था। सबने मान लिया कि पहले उसने सफेद कंकड़ निकाला था। इस तरह वह जमींदार से शादी करने से बच गई और उसके पिता का कर्ज भी माफ हो गया। सीख। मुसीबत के समय समझदारी से काम लेना चाहिए। जब भी मुसीबत आ पड़े तो बिना हौसला खोए शांत दिमाग से विचार करना करो, कोई न कोई हल अवश्य निकलेगा। 2 राज्य का उत्तराधिकारी। प्रेरणादायक कहानी। स्टोरी ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टोरी ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन हिंदी। ज्यादा जाने। लैंप, कछुआ, टॉर्टोइस। एक राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ढलती उम्र के कारण राज्य के भावी उत्तराधिकारी को लेकर वह अत्यंत चिंतित था।
अनेक वैद्यों को दिखाने के बाद भी वह संतान सुख से वंचित ही रहा। अंततः उसने राज्य के ही किसी योग्य नवयुवक को राज्य की बागडोर सौंप देने का निश्चय किया। भावी उत्तराधिकारी के चयन हेतु उसने योग्यता परीक्षण का आयोजन किया। इस हेतु एक शानदार महल का निर्माण करवाया गया। महल के दरवाजे पर गणित का एक समीकरण अंकित कर पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि राज्य के सभी नवयुवक महल का दरवाजा खोलने आमंत्रित हैं। दरवाजे पर अंकित समीकरण हल कर दरवाजा खोलें। जो दरवाजा खोलने में सफल होगा उसे महल उपहार स्वरूप प्रदान किया ही जाएगा और साथ ही राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। घोषणा के दिन से ही उस नवनिर्मित महल में नवयुवकों का तांता लग गया। सुबह से लेकर शाम तक नवयुवक वहां आते और दरवाजे पर अंकित गणित के समीकरण को हल करने का प्रयास करते, किंतु आश्चर्य की बात थी कि कोई भी उसे हल नहीं कर पा रहा था। कई उसे लिखकर या याद करके जाते और घर पर उसका हल निकालने का हर संभव का प्रयास करते, किंतु फिर भी असफल रहते। पढ़ें परिवार का महत्व बतलाती 3 कहानियां। कई दिन बीत गए। राज्य के बड़े से बड़े के विवाह प्रस्ताव से किसान और उसकी बेटी हैरान रह गए। जमींदार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। किसान ने अपनी सुंदर बेटी का विवाह उससे करने से इनकार कर दिया। किसान की इनकार सुनकर जमींदार बौखला गया और तुरंत अपने कर्ज के पैसे मांगने लगा। किसान के पास पैसे नहीं थे, उसने मोहलत मांगी, लेकिन जमींदार ने मना कर दिया और उसे जेल पहुंचाने की धमकी देने लगा। अंत में दोनों का मसला गांव की पंचायत में पहुंचा। पूरा मामला सुनने के बाद पंच बोले, ये मामला कुछ उलझा हुआ है। किसान तो कई वर्षों से कर्ज चुका नहीं पा रहा और उसकी स्थिति को देखते हुए लगता नहीं कि वह कर्ज चुका पाएगा। बेटी का विवाह वह जमींदार से करना नहीं चाहता। ऐसे में बहुत सोच विचार कर हम ये फैसला किसान की बेटी की किस्मत पर छोड़ते हैं। पंच आगे बोले, यहाँ जमीन पर काले और सफेद कंकड़ पड़े हुए हैं। जमींदार इन कंकड़ों में से 2 कंकड़ उठाकर 2 थैलों में रखेगा। किसान की बेटी को बिना देखे उन थैलों में से कंकड़ निकालना होगा। 1 यदि वह काला कंकड़ निकालती है तो उसे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। 2 यदि वह सफेद कंकड़ निकालती है तो उसे जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। 3 यदि वह कंकड़ निकालने से इनकार करती हैं तो किसान को जेल में डाल दिया जाएगा। पढ़ें पेड़ का रहस्य, जीवन का सीख देने वाली कहानी। पंचायत का फैसला सुनकर किसान और उसकी बेटी चिंता में पड़ गए। किसान तो सिर पकड़कर बैठ गया। इधर जमींदार ने जमीन में पड़े कंकड़ उठाकर थैली में डाल लिए। जब जमींदार कंकड़ उठा रहा था तो किसान की बेटी ने देख लिया कि उसने सबकी आंखों में धूल झोंककर दोनों काले कंकड़ ही उठाए हैं। अब किसान की बेटी किसी भी थैले से कंकड़ निकालती वह काले रंग का ही होता। जमींदार इतना धूर्त होगा ये उसने सोचा नहीं था, लेकिन उसे किसी भी हाल में इस मुसीबत से बाहर निकलना था। वह अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसके सामने 3 विकल्प थे। 1 थैली में से कंकड़ निकालने से मना कर दे और पिता को जेल जाने दे। 2 थैली में से कंकड़ निकाले और चुपचाप जमींदार से शादी कर ले। 3 पंचों को जमींदार की धूर्तता के बारे में बता दे। पढ़ें कैसे हुआ नारियल का जन्म, पौराणिक कथा। तीसरा विकल्प उसे ठीक लगा, लेकिन पंचों को बताने पर भी इस मुसीबत से छू पार करना ठीक नहीं। लड़की नहीं गई। बारिश थमी तब तक शाम हो चुकी थी। वह दूध लेकर साधु के आश्रम पहुंची। उसने देर से आने के लिए साधु से क्षमा मांगी। तब साधु ने उसे एक मंत्र देकर कहा,
इस मंत्र के द्वारा वह पानी पर चलकर उसके पास आ सकती है। ये भी पढ़े ज्ञान हमेशा झुककर लो शिक्षाप्रद कहानी। साधु इस मंत्र को कई दिनों से स्वयं आजमाना चाहता था, किंतु उसे मंत्र पर पूरा विश्वास नहीं था। लड़की ने मंत्र लिया और चली गई। उस रात मूसलाधार बारिश हुई और नदी उफान पर आ गई। अगले दिन लड़की की मां ने उसे फिर जाने से रोका। तब लड़की ने साधु के दिए मंत्र के बारे में उन्हें बताया। उस दिन मंत्र का जाप करते हुए उसने नदी पार कर ली। साधु के पास जब वह पहुंची तो उन्हें धन्यवाद देकर बोली, गुरुदेव, आपके मंत्र द्वारा आज मैं नदी पर चलकर सही समय पर आपके पास पहुंच सकी। आपका धन्यवाद। साधु चकित रह गया। उसे विश्वास ही नहीं था कि मंत्र काम कर जाएगा। वह लड़की के पीछे पीछे आश्रम से बाहर आया। ये भी पढ़े ईमानदारी पर कहानियां। उसने नदी किनारे खड़े होकर देखा कि लड़की पानी पर चलते हुए जा रही है। वह खुश हो गया कि वर्षों से पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का उसका मनोरथ पूरा हो गया। मंत्र जपते हुए उसने नदी के पानी में पैर रखा, फिर खींच लिया। उसे पानी में उतरते डर लगा कि यदि मंत्र ने काम न किया तो क्या होगा। लेकिन जब उसने लड़की को नदी के पार सही सलामत पहुंचे देखा तो डरते डरते किसी प्रकार नदी के पानी में उतर गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वह डूब गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है विश्वास। साधु को इस बात का विश्वास ही नहीं था कि वह पानी पर चल सकेगा। वहीं लड़की को पूरा विश्वास था। इसी विश्वास के कारण वो नदी पार कर गई और संदेहों से घिरा साधु नदी में डूब गया। सीख, बिलीव इन योरसेल्फ स्टोरी मोरल। किसी भी काम में सफल होना है तो अपने हुनर के साथ ही अपनी सफलता पर भी विश्वास करना होगा। जिसे अपनी सफलता पर भरोसा ही नहीं, न वह पूरी लगन के साथ काम कर पाएगा, न पूरी मेहनत से। ऐसे में वह सफल कैसे होगा? इसलिए विश्वास की शक्ति का महत्व कम न आंकें। ये विश्वास की शक्ति ही है कि लोगों ने ऊंचे ऊंचे पर्वत डिगा डाले। खुद पर विश्वास रखें, अपनी सफलता पर विश्वास रखें। खुद पर विश्वास रखो, विश्वास की शक्ति पर आधारित प्रेरक कहानी। नदी पार घने जंगलों में एक साधु आश्रम बनाकर रहता था। वह पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का यत्न कर रहा था। इसलिए प्रतिदिन सुबह से शाम तक तपस्या में लीन रहता। गांव में रहने वाला एक दूधवाला रोज एक छोटे मटके में दूध भरकर उसे पहुंचा आता। साधु अन्न ग्रहण नहीं करता था। वह केवल दूध का सेवन करता था। साधु को दूध पहुंचाने दूधवाले को रोज नदी पार करनी पड़ती थी। लेकिन वह बिना नागा रोज नियत समय पर आश्रम पहुंच जाता था। ये भी पढ़े मिथ्या अभिमान पर कहानी। एक बार उसे किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी को साधु को दूध पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप दी। लड़की एक दिन साधु को दूध पहुंचा आई। अगले दिन तेज बारिश हो रही थी। जब वह दूध लेकर जाने को हुई तो उसकी मां ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि ऐसी घनघोर बरसात में नदी पार करना ठीक नहीं। लड़की नहीं गई। बारिश थमी तब तक शाम हो चुकी थी। वह दूध लेकर साधु के आश्रम पहुंची। उसने देर से आने के लिए साधु से क्षमा मांगी। तब साधु ने उसे एक मंत्र देकर कहा, इस मंत्र के द्वारा वह पानी पर चलकर उसके पास आ सकती है। ये भी पढ़े ज्ञान हमेशा झुककर लो शिक्षाप्रद कहानी। साधु इस मंत्र को कई दिनों से स्वयं आजमाना चाहता था, किंतु उसे मंत्र पर पूरा विश्वास नहीं था। लड़की ने मंत्र लिया और चली गई। उस रात मूसलाधार बारिश हुई और नदी उफान पर आ गई। अगले दिन लड़की की मां ने उसे फिर जाने से रोका। तब लड़की ने साधु के दिए मंत्र के बारे में उन्हें बताया। उस दिन मंत्र का जाप करते हुए उसने नदी पार कर ली।
साधु के पास जब वह पहुंची तो उन्हें धन्यवाद देकर बोली, गुरुदेव, आपके मंत्र द्वारा आज मैं नदी पर चलकर सही समय पर आपके पास पहुंच सकी। आपका धन्यवाद। साधु चकित रह गया। उसे विश्वास ही नहीं था कि मंत्र काम कर जाएगा। वह लड़की के पीछे पीछे आश्रम से बाहर आया। ये भी पढ़े ईमानदारी पर कहानियां। उसने नदी किनारे खड़े होकर देखा कि लड़की पानी पर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महान गुरु रहते थे जो अपने शिष्यों को ध्यान और साधना की शिक्षा देते थे। उनका आश्रम बहुत प्रसिद्ध था और दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। गुरुजी का एक विशेष नियम था। हर दिन संध्या के समय सभी शिष्य एक साथ बैठकर ध्यान किया करते थे। ध्यान का यह अभ्यास बहुत पवित्र माना जाता था और सभी इसे अत्यंत श्रद्धा के साथ करते थे। आश्रम में एक पालतू बिल्ली भी थी जो बहुत प्यारी थी। लेकिन जब भी ध्यान का समय आता वह इधर-उधर दौड़ने लगती, शिष्यों के पैरों से लिपटने लगती और कभी-कभी उनके ऊपर कूद जाती। इससे ध्यान में बाधा पड़ती थी। गुरुजी ने इस समस्या का हल निकालते हुए कहा, जब ध्यान शुरू हो तो इस बिल्ली को एक रस्सी से बांध दिया जाए ताकि यह इधर-उधर न दौड़े और ध्यान में कोई बाधा न आए। शिष्यों ने गुरुजी की आज्ञा मानी और प्रतिदिन ध्यान शुरू करने से पहले बिल्ली को एक खंभे से बांधने लगे। इस प्रकार ध्यान बिना किसी व्यवधान के होने लगा। यह नियम बन गया कि जब तक बिल्ली बंधी न हो तब तक ध्यान शुरू नहीं होगा। कुछ वर्षों बाद गुरुजी का निधन हो गया। उनकी जगह एक नए गुरु को आश्रम का दायित्व सौंपा गया जो पुराने नियमों का पालन करते थे। कुछ समय बाद वह बिल्ली भी मर गई। अब आश्रम में एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। शिष्य चिंतित हो गए कि अब ध्यान कैसे किया जाएगा। उनके लिए ध्यान करने से पहले बिल्ली को बांधना एक आवश्यक प्रक्रिया बन चुकी थी। गांव से एक नई बिल्ली लाई गई और उसे बांधकर ध्यान किया जाने लगा। यह परंपरा सालों तक चलती रही। नए शिष्यों को सिखाया जाता कि ध्यान करने से पहले बिल्ली बांधना जरूरी है क्योंकि यह परंपरा है और बिना इसके ध्यान सफल नहीं होता। समय बीतता गया और यह नियम पूरे गांव और आसपास के अन्य आश्रमों में फैल गया। अब हर आश्रम में ध्यान से पहले बिल्ली बांधने की प्रथा शुरू हो गई। शिष्यों को यह नहीं पता था कि इस परंपरा का असली कारण क्या था। वे बस मानते थे कि बिल्ली बांधना ध्यान का एक अनिवार्य हिस्सा है। कई वर्षों बाद एक विद्वान व्यक्ति ने इस प्रथा पर सवाल उठाया, बिल्ली बांधने से ध्यान का क्या संबंध है? उसने पुराने शिष्यों और ग्रंथों की खोजबीन की। तब जाकर यह पता चला कि यह केवल एक समस्या के समाधान के लिए किया गया था, न कि कोई धार्मिक। समय बीतता गया और यह नियम पूरे गांव और आसपास के अन्य आश्रमों में फैल गया। अब हर आश्रम में ध्यान से पहले बिल्ली बांधने की प्रथा शुरू हो गई। शिष्यों को यह नहीं पता था कि इस परंपरा का असली कारण क्या था। वे बस मानते थे कि बिल्ली बांधना ध्यान का एक अनिवार्य हिस्सा है। कई वर्षों बाद एक विद्वान व्यक्ति ने इस प्रथा पर सवाल उठाया, बिल्ली बांधने से ध्यान का क्या संबंध है? उसने पुराने शिष्यों और ग्रंथों की खोजबीन की। तब जाकर यह पता चला कि यह केवल एक समस्या के समाधान के लिए किया गया था, न कि कोई धार्मिक परंपरा। सीख। इस कहानी में गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छुपा है। यह बताती है कि कैसे इंसान बिना समझे समझाए किसी भी परंपरा को अपनाकर उसे एक नियम बना देता है। एक अंधविश्वास से बचना चाहिए। जब भी कोई प्रथा या परंपरा अपनाई जाती है तो उसके पीछे का तर्क समझना आवश्यक होता है। केवल इसलिए कि कोई चीज वर्षों से चली आ रही है, इसका यह मतलब नहीं कि वह सही है। 2. समझ और तर्क जरूरी है। इस कहानी में शिष्यों ने बिना सोचे समझे एक बेवकूफी भरी परंपरा को अपना लिया। इसी तरह
हमें भी हर बात पर सवाल उठाना चाहिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। 3 परंपराओं को समय के साथ बदलना चाहिए। अगर कोई नियम या परंपरा आज के समय में प्रासंगिक नहीं है तो उसे छोड़ देना चाहिए। परिवर्तन ही प्रगति का नियम है। 4 हर चीज का एक कारण होता है। जब कोई नई बात शुरू होती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, लेकिन समय के साथ लोग उस कारण को भूलकर केवल क्रियाकलाप को ही महत्व देने लगते हैं। यह सोचने की जरूरत है कि जो भी हम कर रहे हैं उसका क्या औचित्य है। 5 विवेक और स्वतंत्र सोच जरूरी है। यदि हम हर बात को बिना सोचे समझे मानते रहेंगे तो हम कभी सच्चे ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। हमें हर चीज को अपने विवेक से परखना चाहिए। ओशो की यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम भी अपने जीवन में ऐसी किसी बिल्ली बांधने की परंपरा का पालन कर रहे हैं। क्या हम भी बिना सोचे समझे किसी परंपरा या रिवाज को मान रहे हैं जिसका कोई तर्क नहीं है। यह कहानी हमें अपने जीवन में मौजूद गैरजरूरी मान्यताओं और परंपराओं पर सवाल उठाने और उन्हें समझने की प्रेरणा देती है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्वतंत्र सोच और बुद्धिमानी से निर्णय लेना। घटना इतनी सामान्य थी कि कोई आम आदमी इसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन न्यूटन के लिए यह क्षण जीवन बदल देने वाला साबित हुआ। उन्होंने सेब को देखा और मन ही मन सवालों की बौछार शुरू हो गई। यह सेब क्यों सीधा नीचे गिरा? आसमान की ओर क्यों नहीं उड़ा? बगल में या पीछे क्यों नहीं गया? क्या पृथ्वी ही इसे अपनी ओर खींच रही है? अगर पृथ्वी सेब को खींच सकती है तो क्या वही ताकत चांद तक पहुंच सकती है? न्यूटन ने तुरंत गणितीय सोच अपनाई। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद वही आकर्षण बल जो सेब को धरती पर लाता है चांद को भी धरती के चारों ओर घुमाए रखता है। लेकिन अगर ऐसा है तो यह बल कितनी दूरी तक काम करता है? क्या यह बल दूरी के साथ कम होता जाता है? अगले कुछ महीनों में न्यूटन ने इस विचार को गहराई से खंगाला। उन्होंने व्युत्क्रम वर्ग नियम इनवर्स स्क्वेयर लॉ का उपयोग किया। मतलब दूरी दोगुनी होने पर बल चौथाई रह जाता है। उन्होंने चांद की दूरी, उसकी कक्षा की गति और पृथ्वी की सतह पर गिरने वाली वस्तुओं की गति की तुलना की। आश्चर्यजनक रूप से गणना सटीक बैठ गई। इस तरह न्यूटन ने समझा कि गुरुत्वाकर्षण कोई स्थानीय घटना नहीं है, यह सार्वभौमिक यूनिवर्सल है। यह नियम सेब पर भी लागू होता है, चांद पर भी, ग्रहों पर भी और पूरे ब्रह्मांड पर भी। 1687 में न्यूटन ने अपनी किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका में इस खोज को दुनिया के सामने रखा। इसमें उन्होंने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। प्रत्येक 2 कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण बल दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम आज भी भौतिकी की नींव है। अंतरिक्ष यात्रा, उपग्रह, ज्वार-भाटा सब इसी पर टिके हैं। एक रोचक तथ्य। लोकप्रिय कहानियों में अक्सर कहा जाता है कि सेब न्यूटन के सिर पर गिरा था, लेकिन न्यूटन के अपने शब्दों या समकालीन लेखकों में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। सेब बस पेड़ से गिरा और जमीन पर आया। न्यूटन ने उसे देखकर सोचना शुरू किया। सिर पर गिरने वाली बात शायद बाद में हास्य या अतिशयोक्ति के तौर पर फैली। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि महान खोजें अक्सर छोटी छोटी घटनाओं से शुरू होती हैं। एक साधारण सेब का गिरना ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को खोल सकता है, बस सही सवाल